हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि इस सेशन से और भी लोग जुड़ जाएं और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। फुल लेंथ यह मॉक टेस्ट है, यानी कि इसमें टोटल 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही प्रश्न को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस सेट में अगर आप 70 प्लस नंबर ला लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो जब अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए यह ओरिजिनल फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, ओरिजिनल फुल मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक वही पैटर्न है, वही सिलेबस है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहले हम लोग हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे, फिर अंग्रेजी के, फिर सामाजिक अध्ययन, साइंस और फिर गणित के प्रश्नों को। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िएगा। हिंदी का प्रश्न है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर सभी लोगों को लाइव चैट में कमेंट करना है। मेरे प्यारे भाई बहन, आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। और देखिए, अब एग्ज़ाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और डेली एक फुल लेंथ बढ़िया लेवल का सेट लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो अभ्यास है वह बना रहेगा और एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। चलिए बताइए, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, इसको वाचाल कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वाचाल। अच्छा, जो कम बोलता है, तो जो कम बोलता है उसको हम लोग मितभाषी, मितभाषी या अल्पभाषी बोला जाता है। मितभाषी या अल्पभाषी बोला जाता है। अच्छा, जो कड़वा बोलता है, जो कड़वा बोलता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कटुभाषी। उसको कटुभाषी कहा जाता है जो कड़वा बोलता है। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा। दूसरा प्रश्न कि चूरन का तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? चूरन का तत्सम शब्द बताइए। तो देखिए, चूरन का तत्सम क्या होगा? तो चूरन का तत्सम जो होगा ये चूर्ण हो जाएगा। चूर्ण का अगर तद्भव पूछेगा, अगर प्रश्न पूछ ले कि चूर्ण का तद्भव क्या होगा, तो उसका तद्भव चूरन होगा और चूरन का तत्सम चूर्ण होगा। तो दोनों तरीके से याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर सबको कमेंट करना है और आंसर आपको कम समय में कमेंट करना है, 5 से 7 सेकंड में, ताकि हम लोग सेशन को जल्दी से कवर कर लें। देखिए राइट आंसर इसका आर्स हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आर्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषिद्ध निषिद्ध है? निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है। निषिद्ध का मतलब होता है रात्रि। अब इसमें से देखिए, रात्रि, रजनी, निशा, ठीक है ना, ये आपका निषिद्ध का पर्यायवाची शब्द हैं और प्रश्न में नहीं पूछा गया है तो नहीं जो है तम होगा। तम का मतलब अंधेरा होता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो तिमिर का विलोम इसमें से आलोक हो जाएगा। आलोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? चलिए बताइए कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर कमेंट करिए। चलिए बताइए, ऐसा समझिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से फीलिंग्स लाइए अपने अंदर कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं और सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। तो इसमें से शुद्ध जो है, देखिए सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये जो है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? इसमें से विशेष पद जो है यह कौन कौन सा है? चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो घर, आदमी और वस्त्र ये विशेष है।
ठीक है। घर, आदमी और वस्त्र जो है ये विशेष है जो कि प्रश्न में पूछा गया है। और इसमें से विशेषण जो होगा ये बड़ा, छोटा और नीला, बड़ा, छोटा और नीला जो है ये विशेषण होगा। क्लियर, विशेषण पूछता तो बड़ा, छोटा और नीला विशेषण हो जाता। यहाँ पर विशेष से पूछा है तो घर, आदमी और वस्त्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया हुआ था। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सब काम मैं अपने आप करूँगा, यानी कि सब काम मैं स्वयं करूँगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अंग्रेजी का प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेस कन्वर्टेड इन अफर्मेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए सेंटेंस है ही डिड नॉट राइट ए लेटर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अफर्मेटिव फॉर्म में इसको बदलना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, डिड नॉट है और वर्ब का पहला रूप है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका ही रोट ए लेटर, यानी कि जो आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है उसके लिए यह स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि फाइंड एंटोनिम फॉर ऑर्डर। ऑर्डर का उल्टा बताना है। तो देखिए ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित होता है, सुव्यवस्था, अनुशासन, ये सब ऑर्डर कहलाता है। और यहाँ पर देखिए एनार्की जो है, एनार्की जो होता है इसको अराजकता बोला जाता है, अव्यवस्था बोला जाता है। तो एनार्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फाइंड द सिनोनिम ऑफ एक्यूज। एक्यूज का आपका सिनोनिम बताना है। एक्यूज का मतलब होता है दोषारोपित करना। ठीक है, दोषारोपित करना होता है और इसका सिनोनिम उसका इम्पीच हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इम्पीच हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड एनालॉगीज फॉर इलिटरेट एजुकेशन। ठीक है ना, इलिटरेट एजुकेशन तो यानी कि नैव का एक्सपीरियंस हो जाएगा। नैव मतलब नौसिखिया होता है और एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका पेयर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द सुटेबल ऑप्शन डेट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड और फ्रेज प्रिंटेड इन। यहाँ पर देखिए फ्रेज इडियम फ्रेज है। अब आइए सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट। देखिए एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर। ये वाला जो सेंटेंस दिया गया ना, ब्रेड एंड बटर, इसी का आपको क्या बताना है, इडियम फ्रेज बताना है। तो देखिए ब्रेड एंड बटर का होता है लाइवलीहुड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फिल इन द गैप विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोलंबस, खाली स्थान दिया गया अमेरिका, तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका होगा। यहाँ पर देखिए डिस्कवर्ड हो जाएगा, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। ये जीके में भी प्रश्न बनता है, तो इस तरह से भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ही विल इंक्वायर, खाली स्थान दिया गया है द मैटर, ही विल इंक्वायर इनटू द मैटर होगा, तो यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा का सारा प्रश्न ही बिहार पुलिस के पैटर्न पर है, आप देख सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। चलिए बताइएगा, आंसर कमेंट करिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये किस वर्ष में पारित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। क्लियर है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। और देखिए पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए अभियानों के परिणाम स्वरूप यह अधिनियम पारित किया गया था 1856 में। किसके समय में, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो 1856 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका देखिए बात। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। भारत का कौन सा उद्योग सबसे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। चलिए आंसर कमेंट करिएगा। वैसे तो 2023 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं कृषि क्षेत्र में, लेकिन कृषि क्षेत्र के बाद कपड़ा उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग हो जाएगा। कपड़ा उद्योग दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कृषि क्षेत्र है। ठीक
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग वस्त्र उद्योग पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए बताइए, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था कहाँ से? तो महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश पूछेगा तो श्रावस्ती में दिया था, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांश का एक अक्षांश कितना किलोमीटर के बराबर होता है? एक अक्षांश कितना किलोमीटर के बराबर होता है? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लेवल के प्रश्न हैं सारे के सारे। तो राइट आंसर इसका 111 किलोमीटर हो जाएगा, 111 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो मत देने का अधिकार जो है यह किस प्रकार का अधिकार है? तो फ्रेंड्स यह राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जरा कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, ध्यान से पढ़िएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अवशिष्ट विषय कौन सा है? तो देखिए साइबर कानून बिहार पुलिस में पूछा गया था कि किसके अंतर्गत आता है? तो साइबर कानून जो है यह अवशिष्ट विषय का भाग है। तो देखिए अवशिष्ट अधिकार का मतलब क्या होता है, सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है उसी को अवशिष्ट कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर के मगध पर राज्य किया था, मतलब शासन किया था मगध राज्य पर? मौर्य वंश के तत्काल बाद, तो आपको याद होगा मौर्य वंश का आखिरी शासक जो था ये कौन था? तो ये बृहद्रथ था, बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। तो शुंग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। ये आंसर मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा। चलिए, अच्छा, राज्यसभा में अगर अधिकतम सदस्य संख्या पूछेगा तो 250 होगा। इसका स्ट्रक्चर है 238 जो है ये आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, 12। वर्तमान में राज्यसभा में टोटल सीट जो है ये 245 है, सदस्य की जो संख्या है ये 245 है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकलेखा समिति संसद की एक वित्तीय समिति है, ठीक है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसका जो अध्यक्ष होता है ये मेनली रूप से, मुख्य रूप से जो विपक्षी दल है उसी का नेता होता है। और लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि अमृतसर शहर जो है ये किनके द्वारा स्थापित किया गया था? अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए, ये सिखों के कौन से गुरु थे? अच्छा, इनका क्रम भी आप बताइएगा कि ये सिखों के कौन से गुरु थे। आज ही मैंने बिहार स्पेशल जीके का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न रिवीजन के तौर पर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 2010 से लेकर के 2023 तक में बिहार पुलिस के जितने भी प्रश्न ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और पॉलिटी के पूछे गए हैं मैंने उनको कवर करा दिया है। कल आपको हिंदी का जो है वीडियो मिल जाएगा, तो पहले इन सभी वीडियोज़ को आज रात में देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अमृतसर शहर सिखों के जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास ने 1574 में इसकी स्थापना किया था। गुरु रामदास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? देखिए, उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक था। तो 3 ध्रुवीय शक्ति जो थी ये जर्मनी, इटली और जापान थी, ठीक है। जर्मनी, इटली और जापान थी जिन्होंने मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध किया था। उन 3 ध्रुवीय
शक्तियों में से एक नहीं था, यहाँ नहीं जोड़ लीजिएगा, नहीं जोड़ लीजिएगा, तब इसका आंसर चीन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। जल्दी जल्दी फ्रेंड्स आंसर कमेंट करिए, 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर कमेंट करना है आपको। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनाई मुद्दी। अनाई मुद्दी यह दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अच्छा दूसरी पूछेगा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो ये डोडा बेटा है या नीलगिरी पहाड़ी पर है। चलिए किस नदी में मेटूर बांध स्थित है, या नदी पर बना लीजिए जैसा आपको सहूलियत हो। तो मेटूर बांध जो है ये किस नदी पर है। मेटूर बांध जो है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। यह किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। अच्छा नागार्जुन बांध कहाँ पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर। देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिएगा, जितना जल्दी आप आंसर कमेंट करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग 100 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है यूरोप की। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। ठीक है ना। चलिए निम्न में से कौन सा एक वित्तीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर वित्तीय जोड़ा गया, वैसे तो आग्नेय शैल का उदाहरण बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों हैं, लेकिन वित्तीय आग्नेय शैल का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है, तो आंसर कमेंट करिएगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्लूटोनिक रॉक इसको कहेंगे अंग्रेजी में। देखिए ध्यान दीजिएगा, वित्तीय आग्नेय चट्टान, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे जम जाता है तब यह वित्तीय आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और देखिए इसमें से ग्रेनाइट जो है यह वित्तीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्लियर। चलो उसके बाद देखिएगा कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ किया था, किसने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, सैनिकों को हुलिया लिखने का, घोड़े दागने की प्रथा, ये सब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। अपनी आत्मकथा इनमें से किस मुगल सम्राट ने लिखा है, तो राइट आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स यह बाबर ने लिखा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है, बाबरनामा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका देखिएगा। और जहांगीर ने भी लिखा है, तुजुके जहांगीरी, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाबर और जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है, तो नॉर्वे का तट जो है यह प्रसिद्ध है अपने फ्योर्ड तटों के लिए। फ्योर्ड तटों के लिए यह जाना जाता है नॉर्वे का तट। ठीक है, फ्योर्ड तट के लिए, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है। इसमें से पूछा गया है कि निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। और वैसे भी मैं भी जल्दी करा रहा हूँ सेशन को, ताकि कम समय में आप इस सेट को लगा लें। ठीक है ना। चलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि समय अभी बिल्कुल नहीं है, आपको रिविज़न करना है। राइट आंसर इसका देखिए, मारवाड़ उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान में जोधपुर में मनाया जाता है। जोधपुर का सबसे लोकप्रिय उत्सव है मारवाड़ उत्सव। ठीक है, बाकी देखिए तानसेन संगीत उत्सव, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव या उस्ताद अलाउद्दीन खान उत्सव, कालिदास सम्मान, ये सब मध्य प्रदेश में है। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें से कौन सा युग्म गलत है, तो यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा सही दिया है क्या, नहीं, स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है ये जेनेवा नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। कहाँ पर है, बर्न है, याद रखिएगा। बाकी सारा सही है, ऑस्ट्रिया का वियना सही है, डेनमार्क का कोपेनहेगन है, फिनलैंड का हेलसिंकी है, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नस्तनीर, इस तरह से भी आपको मिलेगा नस्तनीर, नस्तनीर, ठीक है ना, नस्तनीर, नस्तनीर पर आधारित है। चलिए बताइएगा नस्तनीर पर आधारित है कौन सी फिल्म। राइट आंसर कमेंट करिए जल्दी से। देखिए नस्तनीर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है जिसकी कहानी पर सत्यजीत राय ने 1964 में
चारुलता नामक फिल्म बनाई थी। चारुलता राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई, नहीं दिया गया है। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ के बताइए। मालगुडी डेज है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स है, गाइड है, गार्डनर नहीं है। गार्डनर जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। क्लियर है, याद रखिएगा ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। किसान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए किसान दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो 23 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की खालिस्तान दिया गया कि सीमा साझा नहीं करती है किसके साथ? पुडुचेरी। पुडुचेरी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये देखिए कर्नाटक के साथ नहीं करती है, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के साथ करता है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद बात करें तो केरल और तमिलनाडु के साथ। ठीक है, चलिए ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला देश विश्व का यह कौन सा है? तो ये प्रश्न शायद पहले भी किसी सेट में आपको मिला था। वेटिकन सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश अपना प्यारा भारत बन चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? चलिए बताइएगा। माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, माजुली द्वीप। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपको भी याद होगा। और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो है इसमें से डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी भी है, ध्यान रखना आपको। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह, आपको याद होगा दूसरे विश्व युद्ध में। क्लियर। और नाजीवाद की स्थापना किया था इसने जर्मनी में, नाजीवाद का। तो इसने आत्महत्या कब किया था? तो 30 अप्रैल 1945 को इसने आत्महत्या किया था। 1945, 30 अप्रैल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हुमायूं किस वंश का शासक था? हुमायूं किस वंश का शासक था? आसान क्वेश्चन है। बाबर ने जो है, बाबर ने 1526 में जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब और फिर बाद में उत्तरवर्ती मुगल शासक आए थे। तो ये आपका मुगल वंश हो जाएगा। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, बिंबिसार, जिसका पुत्र अजातशत्रु था, जिसने इसकी हत्या कर दिया था। मौर्य वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए अच्छा, नंद वंश का जो आखिरी शासक था धनानंद, इसी को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलिए बताइएगा। एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है यह यांगत्जी नदी है। ठीक है, यांगत्जी नदी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक इसमें से प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक के अनुसार नहीं है? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए मेरे प्यारे भाई बहन, समय नहीं है। अब थोड़ा सा आपका जो पढ़ने का टाइमिंग है उसको बढ़ा दीजिए। आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए, रिवीजन करना है आपको, अब केवल और केवल रिवीजन करना है। चलिए बताइएगा, कौन सा अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार इसमें से एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता है, समानता है, संपत्ति भी है, मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार नहीं है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है, विजयनगर की कला का उदाहरण जो है ये कहाँ पर मिलता है? बताइए राइट आंसर। विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर। यहाँ पर देखिए हम्पी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में कौन सी भाषा? तो कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए
केरल में मलयालम बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ था। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य शैली है, जरा जल्दी से बता दीजिए। चलिए, यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान, यक्षगान आपको याद होगा कर्नाटक का है ना, कर्नाटक का। चलिए, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। चलिए, सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटाफट आंसर कमेंट करिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। तो देखिए, 7वीं अनुसूची में आपको याद होगा भली भांति कि 7वीं अनुसूची में जो है क्या दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के समकक्ष कौन सा पद भारतीय थल सेना में होता है? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट करिए सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो ये आपका कर्नल का पद होता है। चलिए, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति का प्रचलन किया था? हड़प नीति का प्रचलन कौन किया था बताइए? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आपको भी याद है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि पंपास समशीतोष्णीय कटिबंध घास का मैदान कहाँ पर है? पंपास कहाँ पर है? पंपास कहाँ पर है? अच्छा, एक कंपास है, ठीक है, कंपास भी है। तो पंपास और कंपास दोनों याद रखिएगा। पंपास अर्जेंटीना में है। पंपास दक्षिण अमेरिका का समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और यह अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना राइट आंसर हो जाएगा। कंपास जो है ये ब्राज़ील में है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। दोनों को जोड़ दीजिए, 7 4 11 का एक हासिल 1, 8 4 12 1 13 यानी कि 131 सीट। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला है? लोथल की खुदाई, लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था, पतन नगर था। यह गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संभावित तेल स्रोत कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए, भारत की अगर हम बात करें, पहले आप आंसर कमेंट कर दीजिए। आज तो सारा मैं ही पहले बता देता हूँ, आप लोग धीरे धीरे आंसर कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट कमेंट करिए। भारत में संभावित तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो संभावित तेल क्षेत्र असम में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। ये 3 आपको याद रखना है। खास करके उड़ीसा में भी है, अरुणाचल में भी है, तमिलनाडु में भी है, त्रिपुरा में भी है। तो 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना जो है ये कब हुई थी? बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए एक बार। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना 1969-70 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1969-70 में राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 70 दिया गया है। चलिए, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? देखिए, मध्यकालीन बिहार में आने वाले जो ईरानी यात्रियों में से अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहवानी, ये 3 थे, ठीक है ना। तो इसमें से देखेंगे अगर, तो बहवानी तो था, यह एक धर्माचार्य था, ठीक है, यह एक धर्माचार्य था। चलिए, मुल्ला बहवानी धर्माचार्य था जो कि मुर्शिदाबाद, भागलपुर, मुंगेर, पटना और सासाराम की यात्रा किया था। क्लियर है? इसने पटना नगर के धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जीवन का भी वर्णन किया है। चलिए, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ बनते हैं बताइएगा। तो देखिए, ग्लेशियर के द्वारा बहा करके लाए गए मलबे को मोरेन कहा जाता है। नदियों द्वारा बहा करके लाए गए जो अवशेष होते हैं उसको डेल्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मोरेन जो होगा आपका राइट आंसर हिमानी क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि ग्लेशियर के द्वारा निर्माण होता है। बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कौन से कारण है इसमें से? चलिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर कमेंट करिए। देखिए, भूमि सुधार का अभाव एवं सरकार की उदासीनता बिल्कुल इसका कारण है। मजदूरी का निम्न दर भी शामिल है और सामंत के द्वारा शोषण। जब शोषण होगा
तो उसका प्रतिक्रिया तो दिखाई देगा ही। तो ये तीनों के तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलो उसके बाद देखिए बिहार का राजकीय पशु, आज ही बिहार स्पेशल वाले में मैंने कवर कराया हुआ है, जाकर के आज बिहार स्पेशल वाला सेशन देख लीजिएगा। छोटा सा सेशन है, 1 घंटे से भी कम का, और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो ये गौर है यानी कि बैल है, ठीक है ना। चलिए राजकीय पक्षी गौरैया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे इसमें से। देखिए इसमें से एक आरेख दिया गया है और इसमें करें कि वस्तु द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है। ये आपका आलेख है, ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला जो है ना, ये क्या है, वेग है, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका समय दे रखा है, और यही जो है यही आपकी क्या है, यही जो है आपकी दूरी है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हम अगर इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे तो दूरी निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पर आगे देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब, ठीक है ना। तो आधार यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो 2×5 = 10 यानी कि 5×5 जो होगा ये आपका दूरी हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है ना। 25 मीटर इसकी ये आपकी दूरी हो जाएगी, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए ये डिस्टेंस 10 है, तो आपका ये भी आपका 10 हो जाएगा, और फिर ये 5 है तो 1/2 5×10 हो जाएगा। तो 2×5 = 10 यानी कि 5×25 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ग्राफ देख करके घबराना नहीं है आपको। देखिए रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम से निगमित है। ये प्रश्न मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट करें। रॉकेट इसी संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर मैं आपके लिए रख रहा हूँ, एक प्रश्न मैं आपके लिए रखता हूँ। आज का प्रश्न आपके लिए ये वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। प्रश्न का रहा है कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपका CH3COOH सोडियम कार्बोनेट के साथ यानी कि Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। तो कौन सी गैस निकलती है, तो इसमें से एक तो आपका हो जाएगा CH3COONA, ठीक है, और इसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल होगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा ऑप्शन 3, क्लियर है। इसको संतुलित कर लीजिएगा, बैलेंस मैंने नहीं किया, सीधे इस रिएक्शन को मैंने लिख दिया है। चलिए निम्नलिखित प्रक्रिया की प्रकृति बताइए। इस प्रक्रिया का आपको प्रकृति बताना है। यहाँ पर देखिएगा यह आपका प्रतिक्रिया जो है इसका देखिए ये जो है आपका द्विविस्थापन प्रतिक्रिया है, ठीक है। द्विविस्थापन प्रतिक्रिया है, यह द्विविस्थापन प्रतिक्रिया है, क्लियर है, याद रखिएगा द्विविस्थापन प्रतिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि दो वस्तुएं जिनकी मात्रा 1 ग्राम और 4 ग्राम है उनके संवेग समान है, ध्यान से पढ़िएगा, और उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे संवेग इनका समान है, गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी K1 और K2। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा कितना, P² 2m1 पहले वाला का, फिर इसका चूंकि इनका संवेग समान है P²/2m2 काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ से संवेग जब समान है तो P² कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि m1/m2 हो जाएगा, m1/m2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब जब फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये m2 ऊपर ना चला जाएगा, m2 ऊपर चला जाएगा और m1 नीचे आ जाएगा। तो m2 4 है, m1 1 है, यानी कि 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। चलिए कीचड़ कवच यानी कि जो मड गार्ड होता है, मड गार्ड, यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। मड गार्ड का कार्य जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए यह आधारित होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के सिद्धांत पर। याद रखिएगा ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए प्रश्न कर रहा है कि एक लड़का एक दूरस्थ पहाड़ी से अपने आवाज़ की प्रतिध्वनि 1 सेकंड बाद सुनता है, ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकंड है, लड़के से पहाड़ी की दूरी कितनी है, पहाड़ी की दूरी कितनी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर अभिष्ट दूरी को हम d मान लें, d मीटर है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, करे कि 1 सेकंड के बाद सुनता है, गति 340 मीटर पर सेकंड है, तो आपका ये 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2d इक्वल टू हो जाएगा ध्वनि का वेग समय, ठीक है, तो ध्वनि का वेग और समय यानी कि v और t हो जाएगा। अब d इक्वल टू कितना हो जाएगा, v t बटा 2 हो जाएगा। 340 यहाँ पर देखिए 340 दे रखा है, समय 1 सेकंड है तो एक को उतना ही रहने देंगे, 2 हो जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 170 मीटर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये वाला प्रश्न बार बार मिल जाता है, तो मैं इसका राइट आंसर ही पहले आपको बता देता हूँ। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका कितना हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा एक बहुलक नहीं है, इसमें से कौन सा एक बहुलक नहीं है, चलिए बताइएगा इसमें से बहुलक कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे यूरिया इसमें से बहुलक नहीं है। शर्करा जो है, शर्करा मोनोमर्स से निर्मित एक बहुलक है जिसे मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। पॉलीथीन भी है, सेलुलोज भी है। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, याद रखिएगा। क्लियर? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, यूरिया नहीं है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। बहुत ही आसान प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरिनन क्या है। क्लोरिनन जो है इसमें से क्या है? चलिए सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। क्लोरिनन क्या है? क्लोरिनन क्या है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? क्लोरिनन क्या है? तो क्लोरिनन जो है यह संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलना, ठीक है, जो संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलता है उसी को क्लोरिनन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिएगा, आसान प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, निगमन वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण सोनार है, ठीक है ना, पानी के अंदर जो डूबी हुई वस्तु है सोनार है। चलो उसके बाद देखिएगा कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाया जाता है, चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैमरे में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप कॉन्वेक्स लेंस ध्यान रखिएगा। चलिए वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जब पौधे की कोशिका को सांद्र नमक के घोल में रखा जाता है, किस प्रकार की? तो सांद्र नमक के घोल में रखा जाता है, तो निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है? बताइए जब पौधे की कोशिका को सांद्र नमक के घोल में रखा जाता है तो निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है? तो यह घटना जीव द्रव्य संकुचन की घटना, ठीक है ना, जीव द्रव्य संकुचन की घटना है। किसी मनुष्य के लिए नदी की जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है, आसान होता है, क्यों? क्यों आसान होता है? चलिए सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। इसका कारण क्या है? तो कारण इसलिए है क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपशिष्टों के नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं? इसी लेवल का प्रश्न होता है बिहार पुलिस का। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाता है? तो यह कंपोस्टिंग कहलाता है, कंपोस्टिंग कहलाता है, ठीक है। अपशिष्ट में नियंत्रण स्थिति के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को कंपोस्टिंग कहते हैं। उसके बाद देखिएगा कि पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? पानी में लटके हुए कोलाइडी कण जो हैं यह किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो यह प्रक्रिया जो है यह स्कंदन है, यह प्रक्रिया स्कंदन है। चलिए पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस क्रिया से हटाए जाते हैं? पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? बताइए राइट आंसर। देखिए पानी से लोहा और मैंगनीज जो है
यह किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो याद रखिएगा वायु मिश्रण, एयरेशन विधि के द्वारा, एयरेशन विधि के द्वारा इनको हटाया जाता है, एयरेशन विधि के द्वारा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट होगा? बताइए। पहले 4 महीने में रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा भाग नष्ट हो जा रहा है, ठीक है। अगले 4 महीने में फिर आधा भाग नष्ट हो जाएगा, तो यानी कि बच जाएगा 8 महीने में, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दाहक सोडा कैसा होता है? दाहक सोडा यानी कि दाहक सोडा कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ये प्रस्वेदी होता है, ठीक है ना, प्रस्वेदी होता है। देखिए एक लकड़ी एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर, लड़की है 5 मीटर दूरी पर खड़ी है, वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? 2 मीटर दूर, बताइए राइट आंसर क्या? समतल दर्पण में प्रतिबिंब के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है प्रतिबिंब जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने होती है। वस्तु का प्रतिबिंब के बीच 2 मीटर की दूरी होने के लिए वस्तु दर्पण के 1 मीटर आगे होनी चाहिए, इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर 4 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर दूर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पादप है? तो कीटहारी पादप जो है मैंने आपको बताया था, कीटहारी पादप इसमें से कौन सा? ड्रोसेरा जो होता है ये कीटहारी पादप होता है, ड्रोसेरा कीटहारी पादप होता है, ठीक है ना, ड्रोसेरा, ठीक है। चलिए उसके बाद एल्ड्रोवोंडा भी होता है, एल्ड्रोवोंडा मैंने आपको बताया था, ये सब मैंने पहले भी शायद करा दिया था इस तरह के प्रश्न। एल्ड्रोवोंडा ये भी कीटहारी पादप ही होता है, एल्ड्रोवोंडा। क्लियर। ड्रोसेरा भी होता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अम्ल है, कौन सा जो पादप अम्ल कह सकते हैं, इसमें से पादप हार्मोन है ये? बताइए। एथिलीन तो पादप हार्मोन ही है, एब्सिसिक एसिड भी है, तो ये एब्सिसिक एसिड होगा इसका राइट आंसर। द्विबीजपत्रियों में परागकण होते हैं, द्विबीजपत्रियों में परागकण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बीज के अंदर एक या दो दल होता है, एक आधार पर इन्हें एक बीजरी पत्र और दो द्विबीज पत्र में 2 दाने होते हैं ना, आपने देखा है, ठीक है। चना मटर सेम इन सब के दाने द्विबीजपत्री होते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 3 जनन छिद्र पर। अमरबेल क्या है? अमरबेल क्या है? तो अमरबेल जो है कुस्कुटा, यह एक परजीवी है। देखिए पादप जल संबंधों में यहाँ पर ये जो प्रतीक दिया गया है इसका प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो यह प्रतीक जो है जल विभव को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जल विभव, वाटर पोटेंशियल को दर्शाने के लिए जल विभव हो जाएगा। देखिए ओटेक का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, ओटेक का OTEC, ओटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होगा, 4 नंबर आंसर राइट होगा। काला जार किससे संचारित होता है? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए। काला जार जो है यह किससे संचारित होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका सिकता मच्छी हो जाएगा, मक्खी मच्छी, याद रखिएगा। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो एड्स वायरस की पहचान जो है ये हुआ था कब? तो 1983 में, 1983-84 में ये हुआ था। चलिए और HIV नाम इसको 1986 में दिया गया। अब यहाँ से देखिए मैथ के प्रश्न हैं, मैं फटाफट इनका आंसर बता देता हूँ, तब तक आप इन 90 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कैसे भाई? तो देखिए साधारण ब्याज है, प्रति वर्ष की दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज यहाँ से 2700 माइनस 18 घटा लीजिएगा तो आपका 900 रुपया ब्याज हो जाएगा। दर निकालना है तो दर इक्वल टू होगा आपका ब्याज, ब्याज कितना है? तो 900 रुपया गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो मूलधन आपका 1800 है और समय आपका कितना है? 10 वर्ष है। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कर दीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 5%। आसान प्रश्न है, तो ये सब आप लोग कर भी लेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 36 वर्ग इकाई। उसके बाद देखिए 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका 4 हो जाएगा, 12:1। 95 का देख लीजिए, 95 का 1 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 96 का देखिए, 96 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका 2 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद चलिए 97 का, ये डायग्राम है 97 का, देख लीजिए 97 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। तो 40 और 90 कितना होता है, तो 130 हो गया। तो यानी कि ये आपका कितना होगा, तो ये आपका होना चाहिए टोटल, मतलब त्रिभुज में कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो ये 40 और ये अगर 90 हो गया तो 130 हो गया, तो आपका बच गया कितना, 50 हो गया। तो ये आपका 50 हो गया, ये आपका 50 हो गया। पूछ क्या रहा है यहाँ पर, एक्स निकालना है आपको। ठीक है। तो अगर ये 50 हो गया तो ये पूरा जो होता है 180 डिग्री होता है ना। तो पूरा 180 डिग्री होगा, तो 180 में से अगर हम इतना 50 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 130 डिग्री, जो कि इसका वैल्यू है। तो 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना सिंपल। चलिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मैथ को सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 98 का राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, 38 दिन। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 99 का। 99 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका 20 रुपया हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है 100, इसका आंसर मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। मैं बता देता हूँ इसका भी आंसर, आपका 20,000 रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा।